मोदी सरकार आने के बाद भारत की जो विदेश नीति है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है और कई बार भारत की फॉरेन पॉलिसी में मोदी सरकार ऐसे फैसले करती है जिससे दिल खुश हो जाता है। इस बार भी भारत सरकार ने अमेरिका के साथ नाराजगी शो करने के लिए एक ऐसा स्टेप उठाया है जिससे आप लोग भी खुश हो जाएंगे और आप भी बोलेंगे कि मोदी सरकार ने बिल्कुल सही किया और ऐसा ही होना चाहिए था। वर्ल्ड न्यूज, मिडिल ईस्ट में ईरान कॉन्फ्लिक्ट, भारत, अमेरिका, चाइना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन सब से संबंधित हमने आपके लिए छांटकर काफी सारी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज कवर की हैं। जल्दबाजी में आप ये सारी वर्ल्ड न्यूज या करंट अफेयर्स मिस करने वाले थे, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो भारत आने के लिए अपने प्लेन के ऊपर बैठे होंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत की सरकार उनको इतना लो लेवल यानी निचले दर्जे का स्वागत किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्को रूबियो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कोई छोटे मोटे आदमी है। माना जाता है कि अगले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में मार्को रूबियो या जेडी वांस इनमें से कोई एक खड़ा होगा। ऐसे में सोचने वाली बात है कि भारत सरकार ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है जो दुनिया भर के थिंक टैंक्स और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स और भारत की डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग कह रहे हैं, क्योंकि ये चीजें चाइना से एक्सपेक्ट की जाती हैं लेकिन भारत ऐसा करेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देखिए, ये पिक्चर्स आ रही हैं कोलकाता एयरपोर्ट से। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मार्को रूबियो अपनी विजिट कोलकाता से स्टार्ट करने वाले हैं। मार्को रूबियो और उनकी वाइफ आज सुबह कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे थे, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर भारत ने मार्को रूबियो को सबसे लो प्रोफाइल का वेलकम दिया है। न्यूज आ रही है कि कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर मार्को रूबियो को रिसीव करने भारत के विदेश मंत्रालय से केवल एक प्रोटोकॉल ऑफिसर को भेजा गया था और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से कुछ सीनियर ऑफिशियल्स एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे थे। न वेस्ट बंगाल स्टेट का कोई कैबिनेट मिनिस्टर और न ही दिल्ली में बैठी मोदी सरकार ने अपना कोई मिनिस्टर मार्को रूबियो के वेलकम के लिए कोलकाता भेजा। अब अगर ये चीज एक बार होती तो हम मान भी लेते कि क्योंकि मार्को रूबियो पहले कोलकाता आ रहे थे इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई और एंगल है। दरअसल मार्को रूबियो कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए थे और कोलकाता में 4 से 5 घंटे बिताने के बाद मार्को रूबियो वहां से सीधा फ्लाई कर राजधानी दिल्ली आ गए थे। हम ये समझ सकते हैं कि विदेश मंत्रालय का सारा तामझाम दिल्ली में ही होता है, इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर तो मोदी सरकार ने मार्को रूबियो का भव्य स्वागत किया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। दिल्ली में भी विदेश मंत्रालय ने केवल अपना एक प्रोटोकॉल ऑफिसर भेजा था, वहाँ भी मार्को रूबियो का काफी फीका स्वागत हुआ है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर तो खैर मार्को रूबियो को वेलकम करने नहीं जाएंगे, ना ही मोदी सरकार अपने मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्ति वर्धन सर को भेजने वाली थी। लेकिन अगर यहाँ पर मोदी सरकार मार्को रूबियो को यादगार वेलकम देना चाहती तो अपने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर को भेज सकती थी। अगर इनको नहीं तो अलग अलग रीजन के लिए जो हमारे विदेश मंत्रालय के अंदर सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको भेजा जा सकता था, या फिर प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के एक नॉर्मल ऑफिसर की जगह जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के चीफ या फिर डिप्टी चीफ होते हैं उनको भेजा जा सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि पिछले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कार्यकाल में साल 2021 से 2025 के बीच जब भी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की यात्रा पर आए थे, भारत ने हमेशा अपने जॉइंट सेक्रेटरी या प्रोटोकॉल चीफ रैंक के ऑफिसर को एंटनी ब्लिंकन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के ऊपर भेजा था। एंड एक बार तो विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन खुद ही एयरपोर्ट के ऊपर एंटनी ब्लिंकन को रिसीव करने गए थे, लेकिन मार्को रूबियो के वेलकम के लिए भारत सरकार ने केवल एक प्रोटोकॉल ऑफिसर को भेजा और ऐसा कर फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी। इसके साथ ही जो विदेश मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट है जहां से हम आपके लिए सारी ऑफिशियल फोटो, विदेश मंत्रालय की प्रेस स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट्स कवर करते हैं, वहां भी विदेश मंत्रालय ने वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक मार्को रूबियो के वेलकम की कोई भी पिक्चर या पोस्ट शेयर अभी तक नहीं की थी। जबकि मार्को रूबियो कोलकाता लैंड हुए, उसके बाद वहां पर फंक्शन अटेंड करने के बाद वो फ्लाई करके दिल्ली भी आ गए हैं और दिल्ली में भी यहाँ पर उन्होंने अपने आज के कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए हैं। अभी तक विदेश मंत्रालय ने उनके लिए कोई भी पोस्ट या स्टेटमेंट इशू नहीं की है। देर शाम को मार्को रूबियो ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ऑनररी मीटिंग भी करनी है। अगले 2-3 दिन में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मोदी सरकार ने स्वागत बहुत ही फीका किया है। अब इसके पीछे 2 बड़े कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है अमेरिका का पाकिस्तान को एंटरटेन करना, पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट बेचना, जिसके कारण भारत के अंदर भी मोदी सरकार को काफी घेरा गया था। और दूसरा कारण हो सकता है अमेरिका का यानी डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का भारत को ब्लैकमेल करने के लिए 50% के टैरिफ लगा देना। यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर 20-22% के टैरिफ थे, लेकिन भारत के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा 50% के टैरिफ लगाए गए थे, जिसकी वजह से भारत के एक्सपोर्टर्स को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ये 2 सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं जो भारत ने मार्को रूबियो को इतने लो प्रोफाइल यानी निचले दर्जे का वेलकम दिया है। आपके अकॉर्डिंग अमेरिका के विदेश मंत्री को ऐसा लो लेवल का स्वागत देकर मोदी सरकार ने क्या सही किया? क्या आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि पिछले एक हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $8 बिलियन की गिरावट आ गई है, जिसके बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $688 बिलियन तक आ गए हैं, यानी कि $688 बिलियन। न्यूज आ रही है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स और स्पेशल ड्राइंग राइट्स तीनों एक साथ गिरे हैं, इसलिए इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि $688 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स भी ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, लेकिन जिस तेजी से भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे थे, उस स्पीड के ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लग गया है। इसी साल 27 फरवरी को भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ने ऑल टाइम हाई $728 बिलियन का मार्क टच किया था, लेकिन नेक्स्ट डे ईरान अमेरिका वॉर स्टार्ट हो गया था और अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $728 बिलियन से गिरते गिरते $688 बिलियन तक आ गए हैं। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है। आप ये इन्फोग्राफिक देख सकते हैं, इसमें एशिया के मेजर देशों और उनकी करेंसीज की लिस्ट बनाकर उनके सामने बताया गया है कि इनकी करेंसी कितनी गिरी है या फिर कितनी चढ़ी है। ये परफॉर्मेंस नोट की गई है 28 फरवरी यानी ईरान अमेरिका वॉर स्टार्ट होने के बाद। टॉप के ऊपर है जिसकी करेंसी एशिया में सबसे ज्यादा डाउन हुई है और यहाँ पर -6.5% के साथ भारत है, जबकि बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है मलेशिया रिंगिट ने 3% की और चाइना की करेंसी भी ईरान वॉर स्टार्ट होने के बाद 2.9% तक स्ट्रांग हुई है। आप वीडियो को पॉज करके बाकी सभी कंट्रीज की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि चाइना भारत की कंप्लेंट करने, भारत की शिकायत करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास चले गया है। चाइना ने WTO में अपनी अपील में भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने WTO के ट्रेड रूल्स की वायलेशन करते हुए अपनी डोमेस्टिक सोलर और डोमेस्टिक IT इंडस्ट्रीज को अनफेयर एडवांटेज दिया है। चाइना के मुताबिक भारत ने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होने वाले सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स के ऊपर बहुत ही हैवी टैरिफ लगा दिए हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स नाम का एक रूल लाया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर गवर्नमेंट बैक्ड सोलर प्रोजेक्ट्स में सिर्फ उन्हीं सोलर पैनल्स और सोलर कंपनीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो भारत सरकार की अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर शामिल हैं और इनके अंदर चाइनीज सप्लायर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही चाइना ने WTO में कहा है कि भारत सरकार द्वारा इंडियन कंपनीज को PLI स्कीम के थ्रू सब्सिडीज और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनीज को भारत की मार्केट में इक्वल एक्सेस नहीं मिल पा रहा है और भारत फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, यानी भेदभाव कर रहा है, जो कि WTO के नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फ्री कंपटीशन प्रिंसिपल्स के बिल्कुल खिलाफ माना जाता है। इसीलिए अभी कुछ ही घंटे पहले ही चाइना ने भारत के खिलाफ एक डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल बनवाने की डिमांड की है, जो भारत और चाइना के बीच इन सभी मसलों का निपटारा करेगा। लेकिन भारत ने चाइना के इस मूव को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि WTO में भारत ने इन सब आरोपों को रिजेक्ट कर दिया है और भारत ने कहा है कि इसकी कोई नीड नहीं है। अब अगला स्टेप ये होगा कि नेक्स्ट टाइम सेम कंप्लेंट करने के ऊपर डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा, क्योंकि भारत चाइना के साथ कोऑपरेट करते हुए ये मसले का निपटारा नहीं कर रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये पैनल बन जाएगा और जो पैनल बनेगा वो भारत के ऊपर लीगल और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेगा और इसमें भारत और चाइना अपने अपने आर्गुमेंट्स रखेंगे। अब ये प्रोसेस भी कई सालों तक चल सकता है, क्योंकि WTO खुद इस समय डिसफंक्शनल बैठी हुई है। अमेरिका ने अपीलेट बॉडी में अपने नए जजेस की अपॉइंटमेंट बिल्कुल ब्लॉक करके रखी हुई है। WTO की इस समय पूरी दुनिया में कोई सुन ही नहीं रहा है। अमेरिका एक तरफ पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है और आजकल तो यूरोप ने भी अपनी खुद की इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करना स्टार्ट कर दिया है। आसान भाषा में बोलें तो चाइना ने बेवजह भारत के साथ ये नया डिस्प्यूट स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होने वाले सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स के ऊपर 40% और 25% तक की ड्यूटी लगा दी है। भारत ने ये ड्यूटी भी इसलिए लगाई है ताकि इंपोर्ट्स थोड़े कम हो, क्योंकि ऑलरेडी चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा $110 बिलियन के ऊपर चले गया है। WTO भी इस समय ज्यादा कुछ करने की हालात में नहीं है और अगर कोई फैसला आता भी है तो उसको मानेगा भी कौन। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की सबसे ज्यादा कार्स बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। मारुति सुजुकी कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 1 जून के बाद उनकी गाड़ियां भारत में महंगी होने जा रही हैं और ये कोई छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है। मारुति सुजुकी भारत के अंदर अपनी कार्स के ऊपर 30,000 रुपए तक की कीमतों को बढ़ाने जा रही है। मारुति सुजुकी की ऑलमोस्ट हर गाड़ी के ऊपर 30,000 रुपए बढ़ जाएंगे। अब इसके पीछे कंपनी का कहना है कि मिडिल ईस्ट में वॉर के कारण रॉ मटेरियल और इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से अब कंपनी के लिए पुराने रेट्स के ऊपर गाड़ी बेचना मुश्किल होते जा रहा है। यानी ये सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं है, बल्कि ये कीमतें जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस के कारण बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि ईरान वॉर की कीमत कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम सबको भी पे करनी पड़ रही है
और ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन केवल मारुति सुजुकी कंपनी की ले रही है। अब धीरे धीरे और भी कार मेकर्स अनाउंसमेंट करेंगे और भारत के अंदर अपनी कार्स की कीमतों को बढ़ा देंगे, क्योंकि ईरान अमेरिका वॉर के कारण शिपिंग रूट्स प्रभावित हो रहे हैं, फ्राइट कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स चार्जेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी स्टील, एल्युमिनियम और प्लास्टिक जैसे रॉ मटेरियल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये सारे महंगे हो गए हैं। और बाकी बची कसर यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर होते इंडियन करेंसी इंडियन रुपीस ने पूरी कर दी है। मारुति सुजुकी के बाद hyundai और फिर टाटा और महिंद्रा की भी अनाउंसमेंट आ सकती है। वैसे कई बार तो ये कार मेकर्स बिना अनाउंसमेंट करे ही अपने शोरूम्स के ऊपर गाड़ियों के नए रेट चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।